डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू, राजस्थान। आज का अपना टॉपिक है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन के अंदर अपना नेक्स्ट जो वीडियो है, चौथा वीडियो है, वो कौन सा है? बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। अपन एविडेंस फॉर इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें फोर्थ जो अपन वीडियो बनाने जा रहे हैं, आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन से? बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल एविडेंसेस। तीनों को अपन ने साथ लिया है, क्योंकि इन तीनों के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसके द्वारा आप ये सिद्ध कर सकते हो कि वास्तव में इवोल्यूशन हुआ है। अनगिनत यहाँ पर फैक्ट्स है, लेकिन अपन ने यहाँ पर डिस्कशन के लिए वो केवल 10 पॉइंट लिए, जिनको अपन थोड़ा बहुत यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल जो फैक्ट्स अपने पास में है वो कैसे प्रूव करते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। सबसे पहला लेते हैं अपन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनल्स एंड प्रोटोप्लाज्म, सेल डिवीजन, आरएनए एंड राइबोसोम। देखिए, प्रत्येक जीव के अंदर सेल होती है। ये अपन जानते हैं कि बाहर उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, बीच में उसमें न्यूक्लियस होता है और अंदर उसके प्रोटोप्लाज्म भरा रहता है। तो सभी जीवों की जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसी क्यों है? उनमें सेल ही क्यों होती है, या सेल के द्वारा ही उनकी बॉडी क्यों बनी होती है? किसी अन्य प्रकार की संरचना और क्यों नहीं है? बॉडी का, शरीर का जब निर्माण होता है तो सबसे पहले किससे बना होता है? जो शरीर की जो सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल होती है। यानी बॉडी है वो सेल से बनी होती है, और सेल की संरचना अपन हर जगह एक जैसी पाते हैं। ठीक है, कुछ वेरिएशंस उनकी हैबिटेट की वजह से और उनके इवोल्यूशन की वजह से हुआ है, बाकी बेसिक स्ट्रक्चर वो एक ही क्यों है? सबके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबके अंदर न्यूक्लियस, और सबके अंदर प्रोटोप्लाज्म, और सबके अंदर ऑर्गेनल्स। अब जैसे ऑर्गेनल्स की बात करें तो सबके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन का काम ही क्यों करता है? राइबोसोम है वो जो प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम ही क्यों करता है? तो ये सारी चीजें अपने को प्रूव करती है कि ये कहीं ना कहीं एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे से तीसरे जीव के अंदर आई है। तो ये अपने आप में एक प्रूव करता है। सेल डिवीजन अगर अपन बात करें तो सेल डिवीजन में माइटोसिस, मियोसिस और अपन जाइगोट में देखते हैं, तो वहां पर उसका नाम अपन क्लीवेज देते हैं। सभी जगह ये माइटोसिस के अंदर वही सभी 5 स्टेज, वही उसके अंदर मियोसिस के अंदर वो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, यही क्यों होता है? ये अलग क्यों नहीं है? तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं से आया है। आरएनए एंड राइबोसोम को अगर आप देखो तो ये दोनों के दोनों है वो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेते हैं, और सभी जीव के अंदर, न केवल एक जीव के अंदर, जबकि सभी जीव के अंदर आरएनए और जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। तो ये इसका मतलब सभी जीव के अंदर करते हैं। तो ये किसी एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में आगे गया है, इवोल्यूशन हुआ, ये सिद्ध करता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, सभी जीवों के अंदर उपस्थित होता है। एटीपी, एनर्जी हमेशा एटीपी के रूप में ही काम आती है। एंजाइम्स को अगर देखो तो सभी जीव के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम लगभग एक जैसे होते हैं, एक जैसा कार्य करते हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित हुए, और ऐसी तरीके से एवोल्यूशन। टायरोसिन को देखो तो आप प्रोटोजोआ से लेकर के मेमल्स तक सभी जीवों में मिलता है। यूनिवर्सल एंजाइम जिसको अपन अमाइलेज बोलते हैं, स्पंज से लेकर के मेमल्स तक मिलता है। तो देखिए आप, कम विकसित जीवों में भी है और हायर एनिमल्स के अंदर भी है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गए, इवोल्यूशन को प्रूव करते हैं। साइटोक्रोम सी क्या है? ग्रुप ऑफ प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन्स का ग्रुप है साइटोक्रोम सी, जो कि अपन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ते हैं, और जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये हर एक जीव के अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तो साइटोक्रोम सी अवश्य होता है, उसमें पार्ट लेता है, और इसी की वजह से वो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। 21 ऑर्गेनिज्म तो ऐसे भी देखे गए हैं जिनका साइटोक्रोम सी है, उनके अंदर जो एमिनो एसिड की सीक्वेंस है वो सेम है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया भी है, ठीक है, कुछ एल्गी भी है, कुछ प्राइमेट्स भी है, कंगारू भी है उसके अंदर। तो कुछ 21 ऑर्गेनिज्म का एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो सेम है साइटोक्रोम सी का, और सभी के अंदर बाद में लास्ट के अंदर क्या बनती है? एनर्जी बनती है, वो एटीपी के रूप में बनती है। तो ये कहीं ना कहीं सिद्ध करता है
हीमोग्लोबिन, वर्टिब्रेट के अंदर आप देखो तो हीमोग्लोबिन की संरचना है वो सेम होती है और वो कार्य वही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। हार्मोन को देख लीजिए आप, वर्टिब्रेट्स के अंदर अगर आप हार्मोन देखोगे तो प्रत्येक फाइलम के अंदर नाम भी हार्मोन का सेम है और उसका फंक्शन भी सेम है। जैसे प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो 90 प्रकार के 90 टाइप्स के ऑफ डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करता है और सभी एनिमल के अंदर वही करता है। तो ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो अपने को सिद्ध करते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सल कोडोन देखिए आप, यूनिवर्सल कोडोन, यूनिवर्सल कोडोन क्या होता है कि कोडोन आप जानते हो कि एक, जैसे ये एक कोडोन है, 3 बेस का एक क्रम है वो कोडोन होता है और वो कोडोन है वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप किसी भी एनिमल का आप कोडोन को अगर देखोगे तो वहां पर वो सेम टाइप ऑफ एमिनो एसिड को ही कोड करता है। जैसे मान लीजिए एयूजी है और दूसरा मान लीजिए कोई सा भी है, वो जिस एमिनो एसिड के लिए उत्तरदायी है ह्यूमन बीइंग में वही जाकर के बैक्टीरिया पर, बैक्टीरिया के अंदर भी वही है, प्लांट्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो वही एमिनो एसिड को रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रिस्पॉन्सिबल कौन, तो यूनिवर्सल कोडोन, कोडोन जितने भी अपन ने देखे हैं 64 टाइप्स के, वो जो एमिनो एसिड को कोड करता है वही कोड हर एक एनिमल में वही कोड करेगा, चाहे वो प्रोटोजोन हो चाहे वो मेमल्स हो। तो इसका मतलब ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। वर्टिब्रेट्स में, ह्यूमन बीइंग कोऑर्डिनेट्स में अगर आप ब्लड का और लिम्फ का कंपोजिशन देखोगे, उनके फंक्शन देखोगे तो सबके अंदर सेम है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक से दूसरे में आए। ब्लड ग्रुप ह्यूमन बीइंग के अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। और इसके अलावा आप ऐप में देखो तो उसमें लगभग मिलता जुलता है, मंकी में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर अपन यहाँ लेते हैं, सिमिलरिटी इन द मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस आप किसी भी चीज का उठा के, किसी भी एनिमल का उठा के देख लीजिए आप, उनमें सेम प्रोसेस है। जैसे बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वही आरएनए राइबोसोम उसमें भाग लेता है और सभी के अंदर सेम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस है उन्हीं के द्वारा, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो। बायोसिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स जितने भी बनते हैं उनमें भी सेम है। कैटाबोलिक प्रोसेस देख लीजिए आप, किसी भी जीव का, सब जीवों के अंदर सेम प्रकार का होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है सभी के अंदर, क्यों, और लास्ट के अंदर जो एनर्जी बनती है वो भी एटीपी के रूप में फॉर्मेशन होता है। तो ये सारी चीजें अपने आप में ये सिद्ध करती है कि इवोल्यूशन हुआ है। ब्लड प्रोटीन और हीमेटिन क्रेटिन, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको अपन हीमेटिन क्रिस्टल भी बोलते हैं। और इन ब्लड प्रोटीन के द्वारा एक टेस्ट होता है, सीरोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन होता है और अपन ये ब्लड प्रोटीन है वो अपने को जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है उसको ट्रेस करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ब्लड प्रोटीन। और इस ब्लड प्रोटीन के द्वारा ब्लड निकाल करके उसका जब सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो वो टेक्निक आपको मैं अलग से बताऊंगा। तो वो सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो अपने को सीरोलॉजिकल टेस्ट से पता कि मैन इज नियरेस्ट टू एप, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। आदमी है वो ऐप के बहुत ज्यादा नजदीक है, मंकी और उसके बाद में आता है गोरिल्ला, फिर चिंपैंजी, और उसके बाद में नेक्स्ट नियरेस्ट क्या है, ओल्ड वर्ल्ड मंकी और न्यू वर्ल्ड मंकी। ये अपने को किससे पता चला, सीरोलॉजी टेस्ट के द्वारा। और वो सीरोलॉजी टेस्ट किसके द्वारा पता चला, ब्लड प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन करते हैं तब। इसी तरीके से ब्लड प्रोटीन से ही अपन डॉग, कैट और डियर को देखते हैं कि ये एक बहुत मिलते जुलते हैं। और सीप, गोट और डियर और काउ, इनके भी आपस में फाइलोजन, इनकी भी आपस में रिलेशनशिप है। तो ये सारे के सारे जो सीरोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा अपन ने जो निष्कर्ष निकाले कि भी सीप है, गोट है, डियर है, काउ है, वो एकदम नजदीक है। डॉग, कैट, डियर एकदम नजदीक है। किसके द्वारा, ब्लड प्रोटीन के द्वारा। और ये ब्लड प्रोटीन है वो सभी एनिमल के अंदर होता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है किसका, इवोल्यूशन का। तो इस प्रकार से अपन ने आज अपन ने यहाँ पे पढ़ा है बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, जिसमें अपन ने कुछ से के लिए, इसके अलावा भी इंपॉर्टेंट अपन ले लिए, इसके अलावा भी अगर आप ऐड करना चाहो तो आप और ऐड कर सकते हो। तो ये थे आज के अपना टॉपिक, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइटोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। थैंक्स।